हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है अभी जो है हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं मास्टर वीडियो सीरीज, या फिर आप बोल सकते हो कि वन शॉट वीडियो, है ना। यहाँ से होता ये है कि भाई एक ही वीडियो में मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाता है आप लोगों का, और परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से दिखेगा। इस सीरीज में क्या है कि 25 ईयर का PYQs तो है ही, साथ में आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स का भी यहाँ पर डिस्कस कर दिया जाता है, ताकि आपके परीक्षा में किसी भी एंगल से पूछा जाए तो क्वेश्चन ना मिस हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। पॉलिटी का पार्ट 1 दे चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इंडियन पॉलिटी में देखा जाए तो यहीं से आपके प्रश्न आता है, यही सारे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सारा टॉपिक। और ये 200 टॉपिक का सीरीज मैंने बोला था आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा, और कंप्लीट करवा भी दिया हूँ। मतलब कि 90% एरिया आप लोग का कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब आप सबको जो है कंप्लीट जो है इन्वायरमेंट कंप्लीट करवा दिया हूँ। दूसरा सेक्शन था इंडियन ज्योग्राफी, कंप्लीट है। तीसरा सब्जेक्ट था भाई आप लोगों का, वो था हिस्ट्री में एंसेंट हिस्ट्री। चौथा मेडिवल हिस्ट्री, और पांचवा जो है मॉडर्न हिस्ट्री था। छठा जो कंप्लीट करवाया हूँ बायो करवाया हूँ। सातवां जो कंप्लीट करवाया हूँ ये इको कंप्लीट करवा दिया हूँ। और सातवां नहीं बल्कि आठवां जो अभी चल रहा है करंट अफेयर्स। अभी देखो, करंट अफेयर्स तो एक तो थ्योरी कंप्लीट करवा रहा हूँ, और एक तो MCQ डिटेल एनालिसिस के साथ वो भी करवा रहा हूँ। ठीक है ना। और नौवा जो है अभी पॉलिटी चल ही रहा है, एक या दो वीडियो और दूंगा तो पॉलिटी पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो रह गया है आप लोग का फिजिक्स मास्टर वीडियो के लिए है ना। बाकी हालांकि ये जो क्विक रिवीजन सीरीज जो बैच लेके आया था ये लगभग कंप्लीट हो गया, सारे सेक्शन का बुकलेट और सारे सेक्शन का PYQ दे दिया गया आप लोगों को, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं जो मास्टर वीडियो है, तो आप क्या करिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वाला जो है मास्टर वीडियो जो कंप्लीट करवा दिया हूँ उसे जाके देख लीजिएगा। परीक्षा में क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा। वो जो PYQs मैं करवा रहा ना, देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स का ये डिमांड रहता है कि सर हमें आपका अगर शॉर्ट नोट्स लेना है, ये बुकलेट लेना है PYQs का, करंट अफेयर्स का, सारे सब्जेक्ट का, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो देखो भाई, इसके लिए बहुत ही नॉमिनल फी है बिहार SI के लिए, आप सबको पता ही होना चाहिए। और पूरे तरीके से यह बैच डिजाइन किया गया आप लोगों के लिए, और इसका फी मात्र 499 कर दिया गया है। तो आप आराम से सारे सब्जेक्ट का जो है नोट्स ले सकते हैं, सारे सेक्शन का बुकलेट PYQs का मिल जाएगा। करंट अफेयर्स एकदम उम्दा तरीके से करवाया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, ज्योग्राफी हिस्ट्री। ज्योग्राफी में दोनों सेक्शन, वर्ल्ड और इंडिया, हिस्ट्री में एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, उसके बाद बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, हिंदी, सबका आपको यहाँ पे मास्टर वीडियो, और सारे सेक्शन का आपको बुकलेट, सारे सेक्शन का आपको शॉर्ट नोट्स मिल रहा है ना, मात्र 499 में। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत ही नॉमिनल फी है ना। कुछ लोग बोल रहे थे सर फी कम कर दीजिए, फाइनली कम कर दिया हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हो, 499 पे करके और आप यहाँ से ले सकते हो। करना क्या पड़ेगा, तो इस नंबर पे, नंबर देता हूँ 7319924130 पे पेमेंट करना होता है। उसका स्क्रीन शॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा ना। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, तो इसी नंबर पे 7319924130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, है ना। कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप इसी नंबर पे क्या करिएगा, पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पर करके भेजिएगा। उसके बाद आपको एट अ टाइम बैच में जोड़ दिया जाएगा ना तुरंत। और जैसे जोड़ूंगा तो आपको सारे बुकलेट सब कुछ आपको दिख जाएगा बैच में। ठीक, चलिए उसको करना, और जो शॉर्ट नोट्स से डिस्कस करवा देता हूँ उसको कर लीजिएगा, बस बोनाफाइड बन जाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ। तो जो भी लोग डरते हैं, इको से डर रहे हो, या ज्योग्राफी से डरते हो, या बायो से डरते हो, या करंट अफेयर से डरते हो, अब डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस जितना दिया जा रहा है करते जाइए। और बहुत बड़ा वीडियो नहीं होता, वीडियो का लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 घंटा का होता है। और आप 2x करके देखोगे या फिर 1.5x करके देखिएगा ना, तो ये जो 3 घंटा का वीडियो है 1.5 घंटा में देख सकते हैं ना, इस तरीके से। यही अप्रोच अब अपनाइए। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 51 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन गिरा आपके सामने, क्वेश्चन करके भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची, क्या बोल दिया, कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो आइए एक बार हम लोग क्या करते हैं भाई, अनुसूची को देख लेते हैं, है ना। जो 12 अनुसूची है भाई, आप सबको पता है कि भारतीय संविधान में, मैं मूल संविधान का बात कर रहा हूँ, तो कितने भाग है, तो आपके सर यहाँ पे भागों की संख्या जो है 22 है, बता चुका हूँ। अनुच्छेद मूल संविधान की बात करूँ तो 395 है, और अनुसूचियाँ कितना है, तो आप पढ़ चुके हैं 12 है। तो ये थोड़ा सा 12 अनुसूचिया को एक बार ना सरसरी निगाहों से देख लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पहले सभी लोग इसका आंसर दे दीजिए भाई। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो भाई आंसर हो जाएगा बी। तो भारतीय संविधान की कौन से अनुसूची में जो है उल्लेख है, किसके बारे में, तो भाषाओं का उल्लेख है, तो भाई 8वीं अनुसूची में। किसमें, तो 8वीं में। आइए एक बार देख लेते हैं। और देखिए ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है दरोगा के पेपर में, ठीक है ना। तो जैसे ही आप पेपर में देखते हैं कि भाई कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है, रिवीजन करने का यही अप्रोच होना चाहिए। तो उस टॉपिक को जाके रिवीजन कर लीजिए, सेम टाइम में एट अ टाइम कर लीजिए, बोनाफाइड बन जाइएगा, टॉपर के लिस्ट में आप तब होंगे, है ना। तो आइए एक बार अनुसूची को हम लोग सरसरी निगाहों से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखो भाई, मैं आपको बोला था अभी कुछ देर पहले कि भारतीय संविधान में प्रेजेंट टाइम में मूल संविधान में कितना अनुसूचियां है भाई, 12 अनुसूचियां है। पहले कितना थे, तो 8 थे, प्रेजेंट टाइम में 12 है ना। संविधान संशोधन के तहत इसमें 4 अनुसूची और जोड़ा गया है, तो प्रेजेंट टाइम में मूल संविधान में भी 12 अनुसूचियां है ना। अब देखिए प्रथम अनुसूची है ना, उसमें क्या है कि 28 राज्य और 8 जो यूटी है, 8 यूटी है, उसके बारे में प्रावधान है। द्वितीय में क्या है, तो जितने भी उच्च स्तर के अधिकारी है, खासतौर पर भारतीय संविधान के, या फिर कह सकते हो कि भारतीय राज्य व्यवस्था के
विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना, यहाँ पे विधान परिषद के सभापति, ये सब के यहाँ पे आगे भी देख सकते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के का जो भी अधिकारी है ना, तो सबके वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित है। तो पहले क्या है, पहली अनुसूची में 28 राज और 8 यूटी के बारे में प्रावधान है। दूसरी में क्या है भाई, तो वेतन भत्ते हैं, उच्चतम अधिकारी जो है ना, ऊंचे पोस्ट पे जो बैठे हैं, अभी आपने देख लिया। तीसरा में क्या है भाई, ऊपर में जो देखे अधिकारी, तो उसका शपथ ग्रहण से संबंधित तृतीय है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। चौथा में क्या है कि विभिन्न राज्य और यूटी के क्षेत्रों में राज्यसभा के सीट के बारे में विवरण दिया गया है। पांचवी में क्या है, तो पांचवी में ये है भाई कि एसटी और एसटी, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी में क्या है, तो इसमें भी वही है, लेकिन इसमें जो कुछ पूर्वोत्तर राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के जो है ना प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये राज्य के नाम देगा, है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों को जनजाति के बारे में जो प्रावधान किया गया कौन से अनुसूची में, तो छठी में पूछता है, तो पश्चिमी छठी में लेके कंफ्यूजन मत होइएगा। सातवीं में क्या है भाई, तो सातवीं में क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति का बंटवारा है ना, ये सातवीं अनुसूची में ही प्रावधान किया गया, और इसी में है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में आपने देख चुके हैं, है ना। अगला जो है आठवीं अनुसूची, यहीं से प्रश्न पूछा था ना, तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से आप देखेंगे तो इसमें जो है यहाँ पे एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन जो है यहाँ पे 1967 में कितने नंबर का, तो 21 नंबर का, मतलब कि 21वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा को, सिंधी को पूछता है। उसके बाद जो है 1992 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा है, 1992 में 71 नंबर का 71वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें देखेंगे तो कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली कुछ यहाँ पे जोड़ा गया था। उसके बाद आप देखेंगे तो 2003 में कितने नंबर का, तो 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ा गया था, तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। बहुत पूछता है, माइंड में रखिएगा। ये जो है प्रश्न पूछता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है मैथिली, संथाली, है ना, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया था। तो भाई 2003 में संविधान संशोधन हुआ था, 2003 में संविधान संशोधन हुआ था, 92 नंबर का 92वां संविधान संशोधन, उसी में ये जोड़ा गया था। तो कैसे याद रखेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला था कि याद रखिएगा। 1967 में संविधान संशोधन हुआ था, 21वां नंबर का, इसमें सिंधी को जोड़ा गया तो 15 हो गया। उसके बाद 1992 में संविधान संशोधन 71 नंबर का हुआ था, इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तो 18 हो गया। और जो अगला संविधान संशोधन हुआ 2003 में 92 नंबर का, तो इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया, तो 18 4 22 भाषा अभी प्रेजेंट टाइम में है। यही तो प्रश्न पूछा था और आगे पूछता है, ठीक है। एक बार 9वीं को देख लीजिएगा, 10वीं को देख लीजिएगा, दल बदल से संबंधित है, 11वीं जो है पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं जो है स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित है। बहुत अच्छे से ये सब हम लोग कर चुके हैं ना। तो बस आपका दायित्व ये बनता है कि लास्ट टाइम में यही अप्रोच आपको अपनाना है और आप बोनाफाइड बन जाएंगे। अगला प्रश्न है मेरे भाई, भारतीय संविधान के, आप देखो क्या पूछ दिया, 11वें अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के कितने, तो 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो अभी आपने यहाँ पे देखा ना फ्रेंड्स कि भाई 11वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था संविधान में, 73 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, उसी में जोड़ा गया था, और पंचायती राज संस्था से संबंधित है। और यहीं पे जो है आप देखेंगे तो 29 विषय प्रदान किया गया था। तो यही तो प्रश्न पूछ लिया गया है। तो आंसर क्या होगा भाई, ये आंसर कर दीजिएगा आप टिक डी, अनुच्छेद 243 जी। और जब मैं भाग बढ़ाया हूं तो इसमें बता दिया हूं बहुत कायदे से, कोई बात नहीं, आगे भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों को, कितना, तो 29 कार्यों को ध्यान रखिएगा, 29 कार्यों का संबंध अनुच्छेद 243 जी से है, ठीक है ना। और ये सारे पॉइंट, और देखो ये ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है 18 के दरोगा के पेपर में। आगे बढ़ते हैं, धन विधेयक को परिभाषित का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। क्या बोल दिया भैया, धन विधेयक, कितने लोग जानते हो धन, बिल्कुल अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में प्रावधान है। अब देखो धन विधेयक के बारे में जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 110 में है, लेकिन भाई यहाँ से बहुत पेचीदा क्वेश्चन पूछता है। धन विधेयक क्या होता है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो भाई ये सरकार का खजाना होता है ना, एक तरह से आपको पता होना चाहिए। सरकार जो है का पैसा कहाँ से आएंगे, सरकार पैसा कहाँ पे खर्च करेगा, ये सब बातें इसमें है। अब जो मुख्य बातें हैं ना भाई, जो आपके काम का चीज़ है, मैं वो बता देता हूँ। कोई भी विधेयक, एक प्रश्न पूछता है, कोई भी जो है ना विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये निर्णय कौन करता है, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है ना, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन बनेगा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, ध्यान रखिएगा, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है ना, धन विधेयक कहाँ पे, लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जाके जो नोट्स दिया हूँ वहाँ पे पढ़ लेना और वीडियो एक बार देख लेना। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, इसे राज्यसभा में, क्या मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, इसे जो है राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात, तीसरी बात यहाँ से ये पूछे जाते हैं कि भाई अनुमति है ना, तो धन विधेयक को पेश करने से पहले इससे
राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, अनुमति लेना जरूरी है, जरूरी होता है। जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो ये प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन यहां से, चौथा पॉइंट ये बनता है कि ये धन विधेयक राज्यसभा में जाएगा। कहां पे भैया, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा अगर चाहेगा भी हम इसे वापस कर दे ना, वापस कर दे, तो वापस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 14 दिनों में राज्यसभा इसे वापस नहीं करती है, 14 दिनों में अगर राज्यसभा इसे वापस नहीं करती है तो इसे अपने आप मान लिया जाता है। तो मतलब आप बोल सकते हो कि भाई धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। समझ लिए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। और इसी लाइन से प्रश्न पूछ लेता है, और ये 3-4 लाइन से आपको आपके सामने स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो माइंड में रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई, अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है। अच्छा, धन विधेयक से एक क्वेश्चन और पूछता है, आपको पता होना चाहिए। धन विधेयक हमेशा एक सरकारी विधेयक होता है जिसे केवल एक मंत्री ही पेश कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं भाई, केवल मंत्री ही पेश कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन इसी कारण से पेचीदा होता है, तो थोड़ा डीप में पूछता है तो लोग फंस जाता है, आपको नहीं फंसना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे पॉलिटी में बात कर लो, इकोनॉमी की बात कर लो, ज्योग्राफी की बात कर लो, हिस्ट्री की बात कर लो, बहुत आसान शब्दों में सब कुछ समझा दिया हूँ। मास्टर वीडियो ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाओ, बस बहुत आप कहीं बन जाइएगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है। तो सबको पता है यह जो है वित्त विधेयक से है। तो देखो ये भी प्रश्न पूछ लिया गया, धन विधेयक और वित्त विधेयक, तो दोनों में क्या अंतर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, वित्त विधेयक राइट आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि भाई सर ये तो हमें बताया नहीं कि अनुच्छेद 109 में क्या है, क्योंकि ये भी पूछ लेता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो भाई अनुच्छेद 9 और 108 भी बहुत पूछता है। तो अनुच्छेद 8 कहता है कि दोनों सदन का मतलब राज्यसभा और लोकसभा, तो अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है इसमें। 109 में क्या है भाई, दोनों सदन मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अनुच्छेद 109 क्या कहता है भाई, तो यह धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान है। विशेष, एक शब्द मैं बोल रहा हूं, विशेष प्रावधान है, ठीक है। 117 क्या है भाई, तो 117 वित्त विधेयक के बारे में है। तो वित्त विधेयक के बारे में है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां से ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2019 के दरोगा में प्रश्न पूछ लिया गया था। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर हमें धन विधेयक वर्सेस वित्त विधेयक में क्या अंतर है ना, वित्त विधेयक में क्या अंतर है। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों का दायित्व ये बनता है कि विधेयक के प्रकार जो यहाँ पे पढ़ाया हूँ, टाइप्स ऑफ बिल इसे पढ़ लीजिएगा। विधेयक के प्रकार, इसमें हम लोग साधारण विधेयक पढ़े हैं, धन विधेयक पढ़े हैं, वित्त विधेयक पढ़े हैं और संविधान संशोधन विधेयक को भी पढ़े हैं। तो ये चीजें कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा, आपको दे दिया गया सारी चीजें मैं बार बार कह रहा हूँ। तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। देखो धन विधेयक और वित्त विधेयक में देखो अनुच्छेद 108 के बारे में प्रावधान मेंशन कर दिया हूँ, है ना। यहाँ पे 108 दिख जाएगा, 109 भी दिख जाएगा, 110 भी दिख जाएगा। देखो धन विधेयक, यहाँ पे वही लाइन लिखा हूँ कि धन विधेयक केवल लोकसभा में जो है पारित किया जाता है ना। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित कर जो है राज्यसभा में भेजा जाता है, और उसके पास राज्यसभा के पास सीमित मतलब कि साधन होते हैं ना, सीमित अधिकार होते हैं, ऐसे बोल सकते हो। धन विधेयक को राज्यसभा में जो है नहीं संशोधित कर सकती है, राज्यसभा नहीं तो संशोधन इसमें कर सकता है और नहीं खारिज कर सकता है। और 14 दिन के अंदर, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि वह जो है अधिक से अधिक 14 दिनों तक जो है इसे रोक सकती है। यदि 14 दिनों के अंदर अगर विधेयक पर राज्यसभा द्वारा जो है स्वीकृति नहीं दी जाती है तो धन विधेयक जो है ना उसी रूप से पारित मान लिया जाता है। बेसिक बातें हैं, तो मतलब कि राज्यसभा के पास धन विधेयक के संदर्भ में कोई पावर नहीं है ना। अब वित्त विधेयक देखो भाई जरा सा बहुत पूछता है ना, धन विधेयक के लेके और वित्त विधेयक के लेके बहुत कंफ्यूजन में रहता है। तो वित्त विधेयक का संबंध किससे होगा, तो आप कहिएगा वित्तीय मामले से होगा। बेसिक बातें हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जो है धन विधेयक क्या है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है ना। देखो ये धन है नीचे में, सभी धन जो है वित्त विधेयक होता है, लेकिन सभी जो है धन विधेयक वित्त विधेयक तो होता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। वित्त विधेयक के बारे में देख लो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है वित्त विधेयक। राज्यसभा भी जो है पर्याप्त, मतलब कि वित्त विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति मिली है और इसमें राज्यसभा विधेयक को खारिज कर सकती है। वित्त विधेयक को राज्यसभा खारिज कर सकती है, लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा खारिज नहीं कर सकती है। इस विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है और 117 अनुच्छेद में वित्त विधेयक के बारे में प्रावधान है। अभी आपने देखा। अब ये भी एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। और लगे हाथ आप लोग एक काम और कर लीजिएगा, लोकसभा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक जो है उपक्रम समिति क्या होता है, डिटेल में लिख दिया हूं, एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिए। चलो बेटा, ज्यादा मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, बस काम का चीजें बता दिया हूं। अगला प्रश्न है, जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ये करे, कौन से आर्टिकल से संबंधित है। आसान सा क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है अनुच्छेद 92 क्या। आप सीधे तौर पे इसे ऐसे ध्यान रखना है ना कि भाई जब, दोबारा सुनिए, ऐसे बोल सकते हो कि अनुच्छेद 92 कहता है, अनुच्छेद 92 कहता है कि राज्यसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव चल रहा हो, तब वे उस समय के लिए अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आसान भाषा में अगर समझे तो जब किसी के काम
पर सवाल उठ रहा हो तो वह खुद उस मामले का फैसला नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बस बेसिक से बातें हैं। तो ये प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न पूछा था कि जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन से अनुच्छेद होगा? तो भाई आर्टिकल 92 में यह प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 92 में। और देखो ये 2019 में दरोगा के पेपर में प्रश्न पूछ लिया गया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं है, कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है, यह पूछ लिया। तो बिल्कुल जो लोग आंसर टिक कर रहे हैं यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 37 में। देखो नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान जो है ना भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद आर्टिकल है ना, अनुच्छेद जो है भाई कितना, तो 36 से लेके 51 तक है। इसमें वर्णन किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। एक बात और ध्यान रखना, बहुत पूछता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस संविधान से लिया गया है यह प्रावधान? तो भाई यह जो है आयरिश मतलब कि आयरलैंड के संविधान से यह प्रावधान लिया गया है। अब देखो भाई ये क्वेश्चन बड़ी घुमा फिरा के पूछता है। अभी ही आपको पता है ना कि भाई कैसे घुमा के पूछ दिया है। प्रश्न क्या पूछा कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है जो लोग पॉलिटी पढ़े होंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ठीक है सर, वो तो ठीक है न्याय योग्य नहीं है, लेकिन यह मतलब इसका क्या हुआ? देखो भाई संविधान के अनुच्छेद 37 कहता है, आर्टिकल 37 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कहाँ पे? अदालत में। अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। चुनौती नहीं दी जा सकती है। आसान भाषा में कहे तो सरकार के लिए जरूरी तो है वह इन बातों को ध्यान में रखे, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं भी करती है तो उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं। सरकार के पास या राज्य के पास संसाधन होंगे तो इसके पीछे भी काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि राज्य के पास संसाधन बढ़ते जाएंगे तो राज्य इन संसाधनों को जनता में वितरित करते जाएंगे। तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो है यहाँ पे अनुच्छेद 37 में यही प्रावधान है ना, ये न्याय योग्य नहीं है। बेसिक सा क्वेश्चन है। एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ, पॉलिटी का लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, जिसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4, 5, 6 को पढ़ लेना। 15 में से 12 क्वेश्चन बन जाएगा यहीं से, ठीक है ना। तो जिसमें भाग 3 और 4 का बहुत ही महत्व रहता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है ना। तो इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। और इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है भाई देख सकते हो, अनुच्छेद 36 से 51 तक प्रावधान है, ठीक है ना। इसमें गांधीवादी तत्व कौन कौन सा है, इसमें प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सा गांधीवादी अनुच्छेद नहीं है। तो अनुच्छेद 40, 43, 43 ख, 46, 47, 48 है। समाजवादी अनुच्छेद कौन कौन सा है भाई, बहुत पूछ लेता है, तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। उदारवादी तत्व इसमें कौन कौन सा है, तो देखो ये पूछता है, ये एक जगह मेंशन कर दिया हूं, एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए। और देखो भाई यहीं से भी प्रश्न पूछ लिया गया ना अनुच्छेद 37 से, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इसके उल्लंघन होने की स्थिति में न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, लेकिन इन्हें देश की शासन व्यवस्था में मूलभूत माना गया है। राज्य विधि बनाते समय इसका ध्यान रखेगा। आप सरकार से कोई भी चीजें जबरदस्ती जो है नहीं मनवा सकते हो, है ना। अनुच्छेद 37 यही कहता है। हाँ, सरकार के पास पैसा होगा तो भाई आपके ऊपर में, जनता के ऊपर में खर्च करेंगे, ठीक है। आगे बाकी आप क्या करिएगा, अनुच्छेद 40, 47 को एक बार और 44 को भी सरसरी निगाहों से, और ये भी दरोगा के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है 19 में। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। तो भाई दल बदल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद था, अभी आपने देखा ना, अनुच्छेद है ना, सॉरी अनुसूची 10वां था ना, अभी कुछ देर पहले आपने देखा था ना। तो बस बेसिक सा क्वेश्चन है और पूछता है, तो आंसर क्या हो जाएगा भी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का एक शब्द बोल दिया भाई, दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध है। यह कौन सा अनुच्छेद में उल्लेखित है? अब यहाँ पे ये शब्द समझा देता हूँ, और ये भी दरोगा के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया गया था। तो भैया मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। अनुच्छेद 23 कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अनुच्छेद 23 कहता है, ये कहता है कि भाई किसी भी इंसान को नहीं तो आप खरीद सकते हो, नहीं बेच सकते हो, जबरदस्ती जो है आप काम भी नहीं करा सकते हो, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो, या बंधुआ मजदूरी कराना कानूनी, ये सब अगर ऐसे करते हो तो ये कानूनी अपराध है। और आसान भाषा में कहे तो किसी को गुलाम बनाना और उससे जबरदस्ती काम लेना सख्त मना है, ये अपराध है, और ये अनुच्छेद 23 कहता है। अब आपका दायित्व बनता है कि एक चैप्टर में पढ़ाया हूँ, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, सरसरी निगाहों से जाकर पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको रिवीजन तो करवा ही देता हूँ, तो यहीं से आप कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक इसके बारे में प्रावधान है, और यहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो अनुच्छेद 23 देखो, मानव दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम का जो प्रतिशोध किया जाता है,
ये कानूनन अपराध है और ये अनुच्छेद 23 में प्रावधान है। तो भाई देखो, जो शब्द दे के पूछता है पेपर में वही शब्द लिखा हूँ, लेकिन इसे बच्चे जैसे मैं समझा देता हूँ जब वीडियो आप देखेंगे इसका। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य, इस बार क्या बोल दिया, मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो देखो भाई, बहुत सारे लोग ना ये गलत टिक कर देते हैं। तो चूंकि 36 से 91 आपने देखा, इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। तो मूल कर्तव्य कौन होगा, उसके आगे होगा, है ना, यहाँ पे देख सकते हो। तो अनुच्छेद 51 का क में दिया गया है प्रावधान। और ये भी देखो क्या है कि 2019 में दरोगा के पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न पूछ लिया गया है। अब थोड़ा सा ये मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जरूरी है। बस एग्जाम में मैं बार बार कर रहा हूँ, मौलिक कर्तव्य के क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो इसके बाहर नहीं आएगा जो बोल दे रहा हूँ। देखो भाई, मौलिक कर्तव्य के बारे में भारतीय संविधान के भाग 4 के क में प्रावधान है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद एक ही अनुच्छेद है, 51 का क, दोनों में क लगा हुआ है, ये मौलिक कर्तव्य है। फंडामेंटल ड्यूटीज है, मतलब कि ये आपका कर्तव्य होगा। तो आप कहिएगा सर इसका मतलब क्या हुआ। तो मौलिक कर्तव्य एक तरह के हमारे देश के लिए हमारी जिम्मेदारियां हैं। जैसे हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए, देश की रक्षा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए हमेशा। इसके अलावा हमें लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, व्यापार को साफ सुथरा चलाना है ना, बेईमानी शैतानी नहीं करना है, पर्यावरण को साफ रखना है आपको। तो ये हम सभी का ये दायित्व है। तो मौलिक कर्तव्य की मैं बात करूं तो ये हमारे मूल संविधान का भाग नहीं था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक लाइन देखिएगा, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश पर कितने नंबर का संविधान संशोधन किया गया था, तो 42 नंबर का संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। तो इसी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो यह जो है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो स्टार्टिंग में जब इन्हें जोड़ा गया था तो मूल कर्तव्य में 10 कर्तव्य ही जोड़े गए थे। लेकिन आप देखेंगे तो 86 नंबर का संविधान संशोधन 2002 में किया गया, तो 11वें मूल कर्तव्य जो है इसमें जोड़ा गया। तो मैं मौलिक बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, मूल कर्तव्य में कितने जो है मूल कर्तव्य है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में 11 मूल कर्तव्य है ना, इनकी संख्या प्रमाण में 11 है। ये 11 मूल कर्तव्य कौन कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है, ये दूसरा जो मूल कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को न प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में आपको क्या करना है भाई, संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा जो है यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। बाकी यहाँ पे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां है, तो बैंक में रखिएगा। 11वां वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता है ये 2003 में जोड़ा गया था ये कर्तव्य, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। और ये मैंने आपको बोला ना कि भाई 86वां संविधान संशोधन 2006 में जोड़ा गया था। सॉरी, देखो भाई इसे सही कर लेना, 86 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था ना, ये 2002 में हुआ था। 6 बोल दिया हूँ क्या, कोई बात नहीं। यहाँ पे बस मौलिक कर्तव्य से संबंधित अब क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, अब देख लीजिएगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो PYQs कर पा रहा हूँ ना, सिर्फ PYQs ही नहीं है बाबू, इसमें आपका पूरा जो सेक्शन कंप्लीट करवा रहा हूँ, पूरा सेक्शन पे आपके कब्जा हो जाता है ना, और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़। चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। देखो धार्मिक कार्यों, एक शब्द बोला है, बहुत कंफ्यूजन में लोग रहते हैं, नहीं रहना है। अब यहाँ पे यहीं पे लोग ना इसका लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन जिनको समझ है वो तो नहीं गलती करते हैं, लेकिन जिनको समझ नहीं है इसका वो गलती कर देते हैं। अनुच्छेद 26 साफ साफ कहता है, देखो ये आर्टिकल 26 हो जाएगा है ना। अब देखो अनुच्छेद 26 ये कहता है कि हमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आज़ादी देता है पूरे तरीके से। इसका मतलब यह होता है कि हम अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अपने काम कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, तो हम धार्मिक संस्था बना सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, धार्मिक संस्थान बना सकते हैं, अपनी धार्मिक चीजों का प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन एक लाइन और इसमें यह है कि बशर्ते कि इससे किसी दूसरे की परेशानी ना हो। तो ये मायने में रखिए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर थोड़ा सा और हमें तोड़ के बता दीजिए ना, कोई बात नहीं, मैं और बता देता हूं। देखो मान लीजिए आपका जो है धार्मिक त्यौहार है, तो आप जो भी आपका त्यौहार है, आप जिस भी धर्म से हो, तो आप अपने तरीके से मना सकते हो, है ना, पूरे तरीके से आजादी है, इसमें सरकार इसमें दखल नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन अगर इससे दूसरे को नुकसान होगा तो फिर तो गड़बड़ है। तो इसलिए कहता हूं कि भाई किसी भी धर्म के लोग हो, मनाते हो, ठीक है, लेकिन उससे दूसरे को यहाँ परेशानी नहीं होना चाहिए। खैर, तो आपने समझ लिया 26 क्या कहता है, और ये भी दरोगा के पेपर में 19 में ही पूछ लिया गया था। तो देख सकते हैं कितना क्वेश्चन पूछता है ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है, कौन से अनुच्छेद के तहत। तो आर्टिकल 65 के तहत, अनुच्छेद 65 के तहत ऐसा कर सकता है। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे है अनुच्छेद 65 कहता है, और ये भी 19 में ही दरोगा के पेपर में प्रश्न पूछ लिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, या उसके कृत्यों का, उनके जो कार्य होंगे उनके कार्यों को सुचारू रूप से वो चलाएंगे। तो वही चीज कह रहे हैं कि उनके कृत्यों का निर्वहन करेगा।
बहुत पूछता है। अब ये सर अनुच्छेद 64 क्या कहता है ये भी बता दीजिए। तो अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। और एक अनुच्छेद और बहुत देता है, अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, है ना, उपराष्ट्रपति होगा। तो मतलब कि अगर यहाँ पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 65 के तहत। वही चीज़ ने बोला था कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो पूरी तरीके से राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे। तो अनुच्छेद 65 के तहत ऐसा करते हैं। माइंड में रखिएगा, प्रश्न पूछता है बहुत। चलो, और भाई लोग आप लोग क्या करना ना, अभी जैसे क्वेश्चन आपने देखा था अनुच्छेद 25 से लेकर ना 28 तक बहुत पूछता है ये अनुच्छेद, यहाँ पे लोग कंफ्यूजन में रहता है। तो अनुच्छेद 25 को देख लीजिएगा, हालांकि मैं दिखाई देता हूँ। अनुच्छेद 26 देख लीजिएगा। 26 से बोला था ना कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 26, 27, 28 को एक बार सरसरी निगाहों से आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। 25 को भी देख लीजिएगा, क्योंकि 25 से लेके 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। और आपका एक दायित्व और बनता है, आप लोग करिए क्या, उपराष्ट्रपति को पढ़ लीजिएगा। बहुत कायदे से दिया गया है, इतने अच्छे तरीके से सजा के दे दिया गया है, इसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है। दावा वशाही नहीं करता हूँ, दावा जो करता हूँ तो इसमें काम किया गया है ना। एक चैप्टर ही है जो पढ़ाया हूँ, कार्यपालिका, इसमें हम लोग सबके बारे में, है ना, जैसे संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका को पढ़ते हैं ना, डायग्राम से बता दिया हूँ सारी चीज़ें। तो राष्ट्रपति को भी आपको पढ़ लेना है अच्छे से। ये जो चैप्टर मैंने बोला हूँ ना कि एक बार पुनः बोल देता हूँ, आपको क्या करना है, जैसे भाग 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इससे तो बिल्कुल नहीं छूटना, इस भाग को कर लीजिएगा। 15 क्वेश्चन आएगा तो 12 क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा आपका पॉलिटी में। मैं बार बार कर रहा हूँ, और आप चाहो तो एक दिन में पूरा रिविजन कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची बोल दिया, अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला, एक शब्द बोल दिया, स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो एक शब्द आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना, स्वायत्त शासी। इसका मतलब ये होता है कि भाई जब कोई समुदाय या किसी क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में, या फिर किसी समुदाय के द्वारा खुद से वहाँ के लोग फैसला लेते हैं, उसे स्वायत्त शासी या स्वशासन कहते हैं। इसमें सरकार से पूरी आज़ादी तो नहीं होती है, लेकिन कुछ मामलों में सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। तो यही पूछा था, ये कहाँ पे है? तो मैंने अभी बोला था ना, एक यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्य के बारे में चर्चा किया था। कौन था? तो आप ये सर आपने बताए हैं असम, दूसरा कौन सा? मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, और चौथा जो है मिजोरम था ना, मिजोरम। वहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है ना। तो ये कौन सी अनुसूची में है? तो आप सर ये तो आपने अभी कुछ देर पहले बताया था, अनुसूची में 6ठी अनुसूची बताया था ना। लो आंसर आ गया। तो चीज़ों को पढ़िए, एक बार समझ लीजिएगा ना, आपके माइंड में आ जाएगा। और ये भी दरोगा के पेपर में ही प्रश्न पूछा गया, तो देख सकते हैं अनुसूची से कितना क्वेश्चन पूछता है, इसलिए सबको रट लीजिएगा अच्छे से। अगला चैप्टर है मेरे भाई, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। एक शब्द बोल दिया ना, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, डायरेक्टली प्रश्न पूछ दिया। तो भाई इस चार्ट को मैं रटवा दिया हूँ, एक बार और आप रट लीजिएगा, है ना। ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, मौलिक अधिकार, है ना, ये रट लीजिएगा। ये आपके रटा हुआ होना चाहिए, मैं बार बार कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपके रटे हुए होने चाहिए अगर फाइनल रिजल्ट लेना है तो। एक तो आप सबको पता है मौलिक अधिकार 6 है प्रेजेंट टाइम में, है ना। एक समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। और संपत्ति का अधिकार आप सबको पता है, इसे अब जो है मौलिक अधिकार से हटा करके कहाँ पे दे दिया गया है? तो विधि अधिकार, मूल अधिकार में नहीं है, ये विधि के अधिकार में है ना, संपत्ति का अधिकार को। तो ये आपको ध्यान रखना। संविधान के उपचारों का अधिकार तो अनुच्छेद ये क्या है भाई 32 में है, तो ये ध्यान रखना है, बहुत पूछता है। अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 25, 25 से 28, 29 से कौन सा 30। ये तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो सबको पता होता है कि 32 में है। ये पांचों याद करना बहुत आसान है। देखो क्षमता या समानता का अधिकार ऐसे याद करो ना, समता छोड़ सकते हो। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 19 से 22, 19 से 22, 19 से 22, 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण मतलब कि 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24 में। धार्मिक वाला अभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अलग करके, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 था। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, 29 से 30, 29 से 30। ये तो सबको पता ही होता है, बस 2-4 बार बोल बोल के प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, ये याद हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा था, आंसर दे दो। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आपके क्या सर 29-30 तो अभी आपने बताए, हम ना बताए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़े, बिल्कुल बी हो जाएगा। जो लोग बी टिक कर रहे हो, बी इज द राइट आंसर। और ये दरोगा के 20 में प्रश्न पूछ लिया गया, 20 के एग्जाम में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का प्रावधान है? आपका सर 22, अभी आपने देख लिया। और ये भी 20 में पूछा गया, तो देखो 19 में भी पूछा था, 20 में भी पूछा है, आगे भी आपको दिखेगा। तो प्रश्न बहुत रिपीट होता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? देखो डायरेक्टली पूछ दिया है। अब देखो ये पूछ दिया है भारतीय संविधान में कितनी, तो लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं 8 था, तो भैया 8 पहले था, वर्तमान में है, एक शब्द बोला है। तो ये 12 अनुसूची है प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान में, गलती मत करिएगा, ठीक है। और सबके बारे में हम लोग समझ भी चुके हैं। जैसे एक चीज़ मैं पुनः कराऊँ, मूल संविधान में तो आपको पता है ना कि भाई 8 था, तो
अलग अलग संविधान संशोधन हुआ तो उसमें जोड़ा गया है अलग अलग अनुसूचियाँ। और ये जो भारतीय संविधान के मूल संविधान में एक जो ये क्वेश्चन बोला हूँ ना, ये ध्यान रखना, मूल संविधान में आप सबको पता है कि 14 भाषा थी ना, तो एक 21वां संविधान संशोधन हुआ था, मैंने आपको बोला हूँ अभी, इसको याद करना। 21वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, और ये कितने ईस्वी में हुआ था, तो 1967 में। इस तरीके से ध्यान रख लीजिएगा ना। तो इसमें कौन सी भाषा को जोड़ा गया था, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, है ना। उसके बाद यहाँ पे कितने नंबर का फिर संविधान संशोधन होगा, तो अब देखो 71वां, मतलब कि 50 साल के बाद, ऐसे बोल सकते हो, हालांकि 50 साल नहीं था, ऐसे 50 का गैप रखना। तो ये हुआ था 1992 में संविधान संशोधन, है ना। और इसमें 3 भाषा को, यहाँ पे 1 भाषा को जोड़ा गया और यहाँ पे 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन सा था भाई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कौन कौन सा, कोंकणी, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोंकणी, मणिपुरी था ना भाई, हाँ, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था, है ना। 71वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद कितने नंबर का संविधान संशोधन होगा, तो 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। ये कितने में हुआ था, 2003 में हुआ था। और इसमें 4 भाषा जोड़ा गया था। कौन कौन सा, तो बोडो, डोगरी, नेपाली और कौन सा, नेपाली कहाँ होगा, माफी चाहता हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा ही मैं कुछ बोल दिया था ना। नेपाली तो भाई 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। यहाँ पे लिख देता हूँ, बोडो, डोगरी, डोगरी के बाद संथाली या फिर मैथिली और संथाली। देखो इसमें 3, इसमें 4, ये पूछता है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से याद रखोगे, याद हो जाएगा लंबे समय तक और कभी नहीं भूलिएगा। चलो आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो भाई मैंने आपको एक ट्रिक से रटवा दिया था, 1 2 3 आप ध्यान रखना, अनुच्छेद 1 2 3 1 2 3, तो अनुच्छेद 123 में है। और ये भी फ्रेंड्स देख सकते हैं, दरोगा के पेपर में ही 21 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता एक चैप्टर ही है, अनुच्छेद बोला है क्या, हाँ अनुच्छेद जो है, तो भाई अनुच्छेद मैंने आपको बोला था, भाग और रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो 1 से लेके अभी तक देखे जो है, 1 से लेके भाग 1 से लेके मैंने बोला ना 6, इसके बाहर अभी तक क्वेश्चन गया है नहीं गया है ना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है। तो यहाँ में क्या हो जाएगा, इसका बी इज द राइट आंसर। और ये भी 2021 में ही प्रश्न पूछ लिया गया ना, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान कर। देखो भाई, ये है मौलिक अधिकार, सिटीजनशिप चैप्टर ही है। आप देखेंगे तो इसमें भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता आप लोगों को बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ। तो भाग 5, 6, 7, 8, 9, 10 से 11 बहुत कायदे से पढ़ा दिया हूँ। और नागरिकता अधिनियम जो है कौन कौन से है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नागरिकता आपकी समाप्त होता है तो कौन कौन से तरीका से, है ना, 3 तरीका से नागरिकता त्याग कर सकते हो, ग्रहण 5 तरीके से कर सकते हो, एक जगह लिख दिया हूँ, है ना। ये सब कुछ एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, अब मैं फास्ट में लेके भागता हूँ, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हालांकि कांस्टेबल में पूछ दिया है, धन विधेयक का परिभाषा किसमें है। तो आप ये सर अभी तो बताएं, धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 117, यही तो था ना। देखो, तो चलना चाहिए माइंड में, ये सारे चीजें चलना चाहिए, चलेगा तो सब कुछ होगा, नहीं चलेगा तो फिर दिक्कत होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। याद करिए कौन सा अनुच्छेद अभी बताया हूं, हालांकि कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन अच्छा है 30 ना बताए थे ना, 29-30, तो देखो 29-30 हो जाएगा, लो आ गया। तो बस ध्यान रखिएगा, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार कहाँ पे है, तो आप सर अनुच्छेद 29 से 30 में है, 29 से 30 में है। तो ऐसे भी करके क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची, देखो अनुसूची बोला है, 12 अनुसूची है, तो अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ, मतलब कि राज्य 28 राज्य है और 8 यूटी है ना, तो भाई उसके सीट का आवंटन का भाई प्रावधान करता है। तो आप याद करिए, अनुसूची 4 बताया था ना, तो देखो चौथी अनुसूची में है। क्वेश्चन रिपीट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध भाई संविधान संशोधन से है ना, संविधान में संशोधन करना है तो 368 के तहत किया जाता है। भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है, आर्टिकल 56। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में प्रावधान है 56 में, है ना। यहाँ पे देखो राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से शुरू कर लेना है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति संघ का कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। और इसी के तहत इसका प्रयोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करता है। अनुच्छेद 53 बहुत इंपॉर्टेंट है। 54 को थोड़ा सा ध्यान रखना है। 55 पूछा था ना, कौन सा पूछा था, 55 नहीं, ये तो चुनाव से संबंधित है। 56 पूछा था, तो ये पदावधि इनके पद के बारे में उल्लेख है ना, तो ये तो पूछा था। तो ये भाई बस तो यहाँ पे मेंशन करते हो, अनुच्छेद 56 साफ साफ कहता है कि पद धारण करने की तिथि से 5 साल तक अपने पद पर ये आसीन रह सकते हैं। वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, राष्ट्रपति। महाभियोग अनुच्छेद 61 की प्रक्रिया के द्वारा पद से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, आप सबको पता है। अमेरिका का राष्ट्रपति की मैं बात करूँ तो अधिकतम 2 ही बार निर्वाचित किया जा सकता है, लेकिन भारत में अनलिमिटेड है, जितने बार चाहो उतने बार, जब तक आप जिंदा हो।
अनुच्छेद 57 देख लीजिएगा, 58 देख लीजिएगा एक बार, है ना, 59 देख लीजिएगा, ससर निगाहों से 60 देख लीजिएगा, शपथ ग्रहण से संबंधित है, 61 देख लीजिएगा, महाभियोग से संबंधित है, महाभियोग किस कंडीशन में लाया जाता है, कहाँ उस पर ये पारित किया जाता है, ये सब दे दिया हूँ एक बार, ससर निगाहों से देख। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं ना। कुछ लोग बोलते हैं सर आप बोलते वीडियो में बहुत ज़्यादा, भाई बोलता नहीं हूँ, आप लोगों को आपके माइंड में सेट हो जाता है ये चीज़, है ना। इधर उधर की बात जब करते हैं तो आप लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जो पढ़ाई की बात करते हैं अच्छा नहीं लगता है ना। चलो, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है, तो कौन से अनुच्छेद में है भाई? तो देखो भाषण जैसे ही बोल दिया तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए अच्छा ये स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करते हैं, बस लो अनुच्छेद 19। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया? अब देखो क्या बोला, चुनाव प्रणाली, तो कहां से कहां तक अनुच्छेद में प्रावधान है, कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल 24 से, अनुच्छेद 324 से 329 तक, 324 से 329 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 359, है ना, 359 के तहत यह प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? पुनरावलोकन की शक्ति, समझ रहे हो ना? तो कौन सा अनुच्छेद होगा भाई? तो आ कहिएगा सर 137, अनुच्छेद 137 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत पूछता है प्रश्न, एक शब्द आप एक देख रहे हैं पुनरावलोकन, है ना, तो इसमें होता यह है कि अनुच्छेद 137 में यह प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 137 कहता है कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए निर्णयों या आदेश को फिर से ये दोबारा देखता है, ताकि कोई गलती हुआ हो तो भाई उसको सुधारा जा सके। तो ये पुनरावलोकन इसे कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 137 के तहत कौन करता है? उच्चतम न्यायालय की मैं बात कर लूँ। अब कहेगा सर उच्च न्यायालय का भी ये शक्ति होता है क्या? नहीं भाई, उच्च न्यायालय का ये शक्ति नहीं होता है, ये उच्चतम न्यायालय के पास ये शक्ति होता है। हालांकि अलग अलग केसेज में स्थिति जारी करने की शक्ति ये सब होता है, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भैया मैंने आपको बोला था अभी कुछ देर पहले, भाग जो है यहाँ पे 22 है मूल संविधान में, अनुसूची जो है यहाँ पे 12 है, अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद कितना है? 395, ये 22 भाग है, 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है मूल संविधान में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो कितने भाग है? 22 भाग है। आगे बढ़े, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है भाई? मत देने का, वोट देने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत है भाई? किसमें प्रावधान किया गया? तो बिल्कुल अनुच्छेद 326 में है। कई बार पूछता है डायरेक्टली क्वेश्चन कि भाई वयस्क मताधिकार का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया ना? 326 में। 326 साफ साफ कहता है कि भाई भारत का कोई भी नागरिक हो, भारत का, जिनका एज 18 साल से ज्यादा हो गया हो, 18 साल या उससे ज्यादा हो गया है, तो आप जो है आप वोट दे सकते हैं। तो वोट देने का अधिकार है, 326 में यह प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? अभी आपने देखा पूर्वोत्तर राज्य बोला था ना मैं, अभी आ गया ना क्वेश्चन, बहुत पूछता है क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन सा था? तो आप ये कैसे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, पंचायत को सुपुत्र विषयों की सूची है, तो पंचायत को सुपुत्र की सूची है। तो भाई आपने इसके बारे में, पंचायत के बारे में देखा था ना, वही अनुसूची के बारे में चर्चा कर रहा है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और टोटल 12 अनुसूची है ना, तो यही सूची के बारे में पूछा है। तो आप सबको पता है 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में दिया गया था, अभी मैंने आपको दिखाया था ना, 10 में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न, हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण अनुच्छेद हो जाए? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संवर्धन ये कह रहा है कि भाई पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अभी थोड़ा सा याद करिए, नीति निर्देशक तत्व में अभी मैं कुछ देर पहले बताया था, है ना। तो 48 का क, अनुच्छेद 48 का क में यह प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 48 के क में यह प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 48 कहता है कि पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों का रक्षा करना जो है, मतलब करने का उल्लेख किया गया है इसी में। 48 में क्या है भाई? 48 में तो ये क है, ये क में है, पर्यावरण से संबंधित है। 48 में क्या है भाई? ये पूछता है, तो ये कृषि और पशुपालन से संबंधित है, ध्यान रखना, ये कृषि और पशुपालन से संबंधित है, कृषि। 47 क्या है? ये भी पूछता है भाई, तो लोगों के पोषाहार जीवन स्तर के ऊपर उठाना, है ना, मादक पदार्थों का ना, दारू का सेवन करते हो, तो ये सब भी 47 में है, पूछता है, बहुत घुमा फिरा का प्रश्न पूछता है, गलती मत करिएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा ये? अगला प्रश्न है मेरे भाई, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की, अब क्या बोला? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान, तो आप ये सर अभी 326 तो आपने बता दिए, बहुत पूछता है ना, माइंड में रखिएगा। अच्छा एक प्रश्न और पूछता है कि पहले वोट गिराने का ना एज लिमिट था 21 साल, कम से कम आपका 21 साल होना चाहिए, तो अब 21 से करके 18 कर दिया गया, अभी प्रेजेंट टाइम में कितना 18 है, तो 21 से 18 जो किया गया, तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत, ये भी पूछता है। तो 61 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, और ये हुआ था 1989 में, 1989 में संविधान संशोधन हुआ था, और इसी में जो है 21 से एज को घटा के अब 18 कर दिया है ना, 21 से घटाकर उम्र 18 कर दिया है, और बोला कि भाई अब 18 जिनका एज हो गया है तो वो वोट दे सकता है। तो 326 में यह प्रावधान है, और ये भी पूछता है क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति, क्या बोल दिया? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा का है? अनुच्छेद 32 आपने पढ़ा है बहुत कायदे से। अब कुछ लोग मुझे पता है कि 13 टिक करेंगे, 13 नहीं भाई, अनुच्छेद 32 है, और यही अनुच्छेद 32 आप देख रहे हो, तो 5 प्रकार का रिट जो जारी करने का जो है ना, इसमें प्रावधान है, ठीक है। और कौन करता है रिट जारी? तो सुप्रीम कोर्ट। अगला को प्रश्न है भाई, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से, अब देखो क्या बोल दिया, फिर से वही चीजें, न्यायिक पुनरावलोकन
सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहा है, तो शक्ति प्राप्त है। ये रट लीजिएगा, आज के बाद गलती मत करिएगा, बहुत पूछता है ना। तो अनुच्छेद 13 के बाद अनुच्छेद 251 और 254 फ्रेंड्स, उसके बाद 251, 254 और एक अनुच्छेद 32 भी रहता है, तो ये भी सही होता, अनुच्छेद 32 भी है। तो अनुच्छेद 13, 32, 132, अगर 132 रहता तो 132 भी होता। माइंड में रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, है ना। तो ये सारे अनुच्छेद माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा नहीं है अनुच्छेद 21 के तहत? तो भाई अनुच्छेद 21 में कितने प्रकार का? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है ना। आपको पता है? कितने लोग बता सकते हो? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है अनुच्छेद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो प्रेस की स्वतंत्रता है ना, इसमें यहाँ पे उसका शांतिपूर्ण जो है यहाँ पे मतलब बोलने की स्वतंत्रता, उसके बाद शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में जो है यहाँ पे देख सकते हो भारत के राज्य क्षेत्रों में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, है ना। अगला यहाँ पे देख सकते हैं भारत के किसी राज्य में भाई निवास करने की स्वतंत्रता। और अगला जो छठा देख रहे हो ये कौन है? व्यापार करने की स्वतंत्रता, कहीं भी भारत के किसी भी कोने में जाकर व्यापार कर सकते। इनमें से छांट लीजिए कौन सा नहीं है आपके सामने आंसर। आपके सर सी वाला तो गलत दिख रहा है ना, क्या बोल दिया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है ना, तो ये नहीं है, बाकी सब है। ये तो पूछा था आपसे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़े। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित नहीं है इसमें, अनुच्छेद 19 में नहीं सम्मिलित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद है भाई? अब गणना की दृष्टि से मूल संविधान में नहीं बोला, ये आप देखेंगे तो हालांकि ये कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया, ये 400 से अधिक, 465 से अधिक हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है ना, तो ये 400 अभी 468 से ज्यादा हो गया, तो आप इसे ठीक कर सकते थे, ठीक ना। हालांकि ये कांस्टेबल सब कैसे एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछता है, दरोगा में नहीं पूछा जाता है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची देखो भाषा से संबंधित है, अभी आपने देखा ना, तो भारत की भाषाओं से संबंधित है, 22 भाषा है इसमें। भारत एक क्या है भाई? अब देखो ये भी दरोगा के पेपर में प्रश्न पूछा गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन पूछता है इसमें। भारत एक है, कितने लोग बता सकते हो? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्म को सम्मान जो है क्या करते हैं? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अच्छा, कई बार ना इसका तात्पर्य पूछ लेता है कि भाई धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। भाई देखो, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भाई राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, जितने भी धर्म है सबको सम्मान देते हैं, है ना, समान तरीके से। तो ऐसे बोल सकते हो कि धर्मनिरपेक्षता, किसी भी देश का अपना कोई धर्म नहीं होता और सरकार सभी धर्मों को समान रूप से देखती है। सभी नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। तो जाहिर सी बात है भारत क्या है? तो यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। बहुत पूछता है और आपको पता होना चाहिए। यही से 42वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ था ना, कब? 1976 में। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, महत्वपूर्ण है। तो 42वें नंबर का संविधान संशोधन 1976 के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ आपको मैं बता ही दिया हूं, पूछता है। चलो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना, आपने अगर पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन बना लेंगे कि बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है प्रस्तावना के बारे में, है ना। ये स्टेटमेंट है और ये दरोगा के पेपर में 18वें प्रश्न पूछ लिया गया है। तो बताइएगा क्या आंसर होगा। बिल्कुल जो लोग ये टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है। तो देखो, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी क्या सही है? हाँ। दूसरा ऑप्शन में क्या है भाई, देख सकते हो, तो कह रहा है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे उनको बढ़ाना, ये बिल्कुल सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही हो जाएगा, तीनों ऑप्शन है, हाँ ये वाला में है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो भाई देखो, बंधुता क्या है, मैंने आपको इसे पहले वाला वीडियो में पढ़ाया था, है ना। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द आपने सुना होगा ना। 42वें नंबर का संविधान हुआ था ना, उसमें जोड़ा गया था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। हालांकि ये पूछा गया था, तो बंधुता, संप्रभुता और समाजवाद ये शब्द है, संघवाद नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब है, आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? लो, प्रस्तावना से बहुत प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा भाई? आपने देखा कुछ देर पहले मैंने आपको बोला था 1976 में 42 नंबर का, कितने नंबर का? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें जो है 3 शब्द जोड़ा गया था, ये शब्द ध्यान रखना। एक था भाई समाजवादी, भाई दूसरा था पंथनिरपेक्ष, अगला था अखंडता, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, है ना। ये 3 शब्द ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न क्या पूछ लिया भाई, कौन सा नहीं था? तो संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो सी हो जाएगा, समाजवादी, है ना। समाजवादी को नहीं किया गया था ना, समाजवादी होगा ना, हाँ समाजवादी, क्योंकि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है बाद में जोड़ा गया था। बाकी आप स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये ऑलरेडी उसमें पहले से था, है ना, जोड़ा गया था सब लागू होने के समय। ये तीनों शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता 42 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें जोड़ा गया है। बहुत पूछता है, घुमा फिरा के माइंड में रखिएगा।
अगला चैप्टर जो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये है नागरिकता, सिटीजनशिप। मैंने अभी आपको दिखाया, आपको क्या करना है, आपका दायित्व ये बनता है कि भाई रिवीजन कर लेना है इस चैप्टर को। एक बार मैं पुनः रिपीट करवा दे रहा हूँ, कि नागरिकता जो है चैप्टर आप जो देख पा रहे हैं सिटीजनशिप, भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में इसके बारे में प्रावधान है। तो अनुच्छेद 5 को पढ़ लीजिएगा, अनुच्छेद 6 को एक बार सरसरी निगाहों से रिवीजन कर लीजिएगा। 7 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 क्या कहता है, 9 क्या कहता है, 10 क्या कहता है और अनुच्छेद 11 क्या कहता है, यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा हालांकि सारी चीजें। उसके बाद जो है नागरिकता अधिनियम 1955 को एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना है। ठीक है ना, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आपको नागरिकता आपकी अगर समाप्त की जाती है तो समाप्त करने का 3 विधि है ना। जैसे आप सबको पता है कि भाई अपने स्वेच्छा से कर सकते हो। उसके बाद जो है दूसरे देश की नागरिकता अगर ग्रहण करते हो, है ना, जिसे हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, परिवर्तन, है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा जो है देशद्रोह के आरोप अगर आप पे लगते हैं और इसमें साबित होता है तो ऊपर भी आपकी नागरिकता छीन ली जाती है। अगर आप नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं तो देखो, नागरिकता प्राप्त करने की विधि की मैं बात करूं तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा, एक तो आपके जन्म के आधार पर, दूसरा जो है वंशानुगत द्वारा, उसके बाद यहाँ पे पंजीकृत द्वारा, तीसरा पंजीकृत द्वारा या पंजीकरण के द्वारा, चौथा जो है देशीकरण द्वारा, और पांचवा जो आप देख पा रहे हो अर्जित क्षेत्र, मतलब कि आपकी जमीन है, अगर आप दूसरे देश में है, भारत में मिलना चाहते तो अपनी भूमि मिला दोगे तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, तो जन्म से कैसे मिलेगा, ये सारे प्रावधान इसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ करेगा तो ये सब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए एक बार रिवीजन कर लेना है। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन है, यहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि आपने नागरिकता को बहुत अच्छे से रिवीजन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब जो है यहाँ पे स्वीकृत की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता, तो बिल्कुल 2005 में। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर भारत में तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है नहीं, तो आप ये कैसे बता दिए हैं कि भाई 2005 में यह प्रावधान किया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि एक नाम आपने जरूर सुना होगा जिसे हम लोग OCI कहते हैं, है ना, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। OCI का नाम सुना है, ये OCI के बारे में पूछा है आपसे। ठीक है ना, पूछता है तो एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा ही क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, भारत में दोहरी नागरिकता सीधे तौर पर स्वीकृत नहीं है। भारत में दोहरी नागरिकता सीधे तौर पर स्वीकृत नहीं है, लेकिन क्या है भाई, OCI, है ना, लेकिन OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की एक पहल शुरू किया गया था। ये किया गया था 2005 में। ये क्या कहता है, OCI क्या कहता है, तो कुछ मामलों में भारतीय मूल के लोगों को, मैं क्या बोल रहा हूँ, भारतीय मूल के लोगों को कुछ विशेष अधिकार देते हैं। यह बिल्कुल दोहरी नागरिकता जैसा नहीं है, यह बिल्कुल दोहरी नागरिकता जैसा नहीं है, आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, लेकिन इससे काफी लाभ मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में अभी भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है ना, माइंड में रखिएगा। और देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था 2012 में, उसमें पूछ लिया गया। अब यहाँ पे कुछ लोग, हालांकि आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो बताओ, लोग तो मानेंगे कि भाई OCI जो है ये दोहरी नागरिकता है। भाई दोहरी नागरिकता नहीं है, एक तरह से OCI वीजा है ना, मैंने आपको इसके बारे में चर्चा किया था, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो ये एक्चुअली 2 दिसंबर 2005 में शुरू किया गया था। और जो OCI धारक जो व्यक्ति है वो तो नहीं तो भारत में चुनाव लड़ सकता है, नहीं ये वोट दे सकता है ना, और नहीं भारत के सरकारी पद पर जो है ना, सरकारी पद धारण कर सकता है OCI वाले लोग, तो समझिएगा। तो हालांकि आयोग दे दिया है दोहरी नागरिकता, तो कुछ लोग परेशान होंगे, सर भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन बोलचाल में इसे दोहरी नागरिकता बोल देते हैं, लेकिन दोहरी नागरिकता और इसमें फर्क है बहुत का, जमीन आसमान का। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिकता बनने के लिए आवश्यक नहीं है ना, किसकी जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है, तो जो लोग आंसर यहाँ पे टिक कर रहे हो मेरे भाई, अधिगृहित संपत्ति, बिल्कुल ये जरूरी नहीं है। बाकी वंशानुक्रम, है ना, उसके बाद यहाँ पे जन्म से, देशीकरण के माध्यम से आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, आपने देखा है। और देखो, ये 2018 में प्रश्न पूछ लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह तो अभी आपने देखा ना, मैं नोट्स में दिखा दिया था ना, कि अगर स्वेच्छा से अपने स्वेच्छा से, यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है तो, है ना, बाकी सब सही था। भारत में नागरिकता संबंधी जो विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है किसे, तो ये संसद कौन कर सकता है, संसद ना, बिल्कुल संसद को है। संसद में कौन है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। माइंड में रखिएगा, प्रश्न बहुत पूछता है, ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में जो सेक्शन बचा हुआ है ना, उसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले वाला जो सेक्शन कंप्लीट करवा दिया उसे नहीं देखें, उसे देख लीजिए, है ना। और देखो, PYQ का मतलब ही होता है कि भाई आपको चीज़ों को अच्छे से कर लेना, उस टॉपिक को अच्छे से कमेंट करना, और साथ में जो शॉर्ट नोट्स दिया जा रहा है आपको आपके बैच में, बार बार रिवीजन करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार आपको रिवीजन करना है, चाहे करंट अफेयर्स का हो, या बिहार स्पेशल का हो, या ज्योग्राफी का हो, या हिस्ट्री का हो, या साइंस का हो ना। क्वेश्चन यहीं से आना है, इस सीरीज को पूरा कर लीजिए, आपका 75+ नंबर डायरेक्टली आपके पेपर में दिखेगा। ठीक है ना, तो आप लोग बाकी समझ ही रहे हैं। आप देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे अभी जो एक्साइज इंस्पेक्टर का दरोगा का एग्जाम हुआ है ना, एक्साइज इंस्पेक्टर का 18 मई 2025 को, उसमें भी प्रश्न पूछ लिया गया था। तो सारे क्वेश्चन हम लोग 1 to 1 कर रहे हैं, और साथ में मैं आपको टॉपिक भी डिस्कशन करवा देता हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।